हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। इसमें हम बात करेंगे हिंदी के चैप्टर के बारे में, जो है हमारा विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा 11वां चैप्टर होगा। इससे पहले हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए विराम चिन्ह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस बार जो यूकेपीएससी का नया सिलेबस है उसमें 25 नंबर की हिंदी है, जो आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक 5 मार्च के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए पहला है, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, विराम का मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना होता है। किसी वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में आने वाली रुकावट को विराम कहते हैं। जब हम किसी पंक्ति को पढ़ रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम जब बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं, तो उसी को कहते हैं हम विराम। ठीक है, वाक्य में विभिन्न स्थितियों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। मतलब जैसे वो वाक्य लिखते हैं, वाक्यों में विभिन्न स्थितियां जो आती हैं उनको प्रकट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रयुक्त चिन्ह, विराम चिन्ह यूज करते हैं। ठीक है, तो जो श्री कामता प्रसाद गुरुजी थे, इनके अनुसार जो हिंदी के विराम चिन्ह हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्हों को छोड़कर हिंदी में प्रयुक्त अन्य विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से संबंध रखते हैं। जो पूर्ण विराम चिन्ह होता है, इसको छोड़कर हिंदी में जितने भी अन्य विराम चिन्ह होते हैं वो सब अंग्रेजी भाषा से रिलेटेड हैं। ठीक है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 होते हैं विराम चिन्ह। ये भी पूछ सकता है कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 20। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला होता है अल्प विराम, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। ठीक है, कॉमा। अब देखिए जहां पर वाक्य में बहुत कम ठहराव होता है वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जहां पर मतलब कोई भी वाक्य है उसमें थोड़ा सा ठहराव होता है, तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं? अल्प विराम, जो कॉमा होता है। ठीक है, हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम है। ठीक है, हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होता है अल्प विराम। उद्धरण से पूर्व अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब जो उद्धरण चिन्ह होता है ऐसे वाले, इनसे पहले क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, सोहन ने मोहन से कहा अपना काम स्वयं करो। अब यहाँ पर कहा के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर विराम ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारा अल्प विराम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम जो वाक्य कह रहे हैं मेन अपना काम स्वयं करो, तो इसमें उद्धरण चिन्ह लग रहे हैं। ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह से पहले लगता है अल्प विराम। अंकों को लिखते समय भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखिए 4, 5, 9, 11, 16, 20, कोई भी हम अंक लिखते हैं 4 कॉमा लगा के फिर 2 लिखते हैं, इस तरीके से ना। अब देखिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनो सुनो गांव में आज मेला है, तो सुनो सुनो यहाँ पर 2 बार आ रहा है। एक बार सुनो कहा, फिर दोबारा कहा कि सुनो गांव में आज मेला है, तो यहाँ पर अल्प विराम प्रयुक्त होता है। तो ये होता है अल्प विराम। अब देखते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसे फुल स्टॉप मतलब पूर्ण तरीके से विराम। तो यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह है। सिर्फ एक यह चिन्ह है जो हिंदी का यह प्राचीनतम चिन्ह है, जो अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, ये हिंदी का ही है। बाकी जितने भी उद्धरण चिन्ह हैं, जितने भी चिन्ह हैं, वो सब अंग्रेजी से लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कोई भी वाक्य हम बोलते हैं, लिखते हैं, वो जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, मतलब पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में फुल स्टॉप के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में हम डॉट करते हैं। जैसे कोई वर्ड लिखा, लास्ट में हमने वो खत्म कर दिया, वाक्य खत्म कर दिया, तो उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, डॉट। अगला है, किसी वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के बाद हम शॉर्ट में किसी चीज को लिखते हैं तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? लाघव चिन्ह बोला जाता है इसको। ठीक है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, तो उसके बाद हम ऐसा वाला एक चिन्ह लगाते हैं, इसी को बोलते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, किसी वाक्य को लिखते समय यदि कोई बीच में छूट जाए तो उसके लिए हंसपद चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखिए हंसपद होता है ऐसा वाला। ठीक है, ये जो योजक चिन्ह होता है हंसपद, इसको बोलते हैं हम हंसपद। ठीक है, अब देखिए कोई भी चिन्ह, ये वाला चिन्ह कहाँ पर लगता है? जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसके बीच में कोई चीज छूट जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा होगा जो रिसेंटली यूके पुलिस का एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसमें ये पूछा गया था कि हंसपद कौन सा होता है। ठीक है, इस तरीके का हंसपद से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, निर्देशक चिन्ह को संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जो निर्देशक चिन्ह होता है इसको योजक चिन्ह भी कहा जाता है। यह क्या होता है? योजक चिन्ह से भी थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह होता है हल्का सा बीच में डैश लगता है, और संयोजक चिन्ह होता है ऐसा थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है,
लाभ या हानि, लाभ हानि माता पिता में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये है योजक चिन्ह, ठीक है। बीच में जो छोटा सा डैश लगा उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। अब देखिए, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कहा गया कथन ज्यों त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वो होता है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। नेहरू जी ने कहा आराम हराम है, में किस चिन्ह का प्रयोग है? उद्धरण चिन्ह। अब यहाँ पर जो लगे हैं ना ऊपर दो, इनको बोला जाता है उद्धरण चिन्ह। मतलब ये कोई, अगर हम किसी मतलब एक विशेष वाक्य को बोलते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, तो उसके लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हर्ष है, घृणा है, आश्चर्य आदि का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। मतलब हमें वो बना रहता है ना, कंफ्यूजन बनी रहती है, विस्मय बना रहता है, तो उसके लिए हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको बोला जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। यदि किसी वाक्य में कुछ अंश छोड़कर लिखा हो तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो उसे बोलते हैं लोप चिन्ह, ठीक है। लोप चिन्ह बोला जाता है यदि किसी वाक्य में हम कुछ अंश को छोड़कर लिखें तो। अब देखिए, सामासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है योजक चिन्ह, ठीक है। जो डैश होता है बीच में, इसको हम सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पुस्तक के शीर्षक में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किसी पुस्तक के जब शीर्ष में लिखते हैं तो उस पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वो होता है उपविराम, ठीक है। ऐसे डैश होगा, फिर दो ऐसे करके विसर्ग टाइप के लगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं उपविराम, ठीक है। जैसे उदाहरण शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग होता है? जैसे उदाहरण लगाते हैं हम, जैसे लिखते हैं, फिर उदाहरण लिखते हैं, फिर डैश लगाते हैं ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह, डैश बोलते हैं जिसको, ठीक है। अगला है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप में हो और विचार के तार टूट जाते हैं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वहां होता है पूर्ण विराम का, ठीक है। अगला है, समानाधिकरण शब्दों के आगे किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वो होता है अल्प विराम, ठीक है। जो समानाधिकरण शब्द होते हैं इनके आगे पर प्रयोग होता है अल्प विराम, ठीक है। अगला है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो उस टाइम पे लगाते हैं अर्ध विराम। अब देखिए, अर्ध विराम का चिन्ह नहीं होता है, एक डॉट होता है, एक कॉमा होता है, ठीक है। ये दोनों एक साथ लगे होते हैं, डॉट और कॉमा, डॉट के नीचे से कॉमा बना होगा, तो इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है अर्ध विराम, ठीक है। ये होता है अल्प विराम, ये होता है अर्ध विराम, और ये होता है पूर्ण विराम, ठीक है। अगला देखिए, दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच, जैसे MA B.Ed के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये लगा रहता है अर्ध विराम, ठीक है। जैसे MA है, MA के बाद हम दो उपाधियां लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से लगाएंगे MA B.Ed ऐसे करके ना, तो इसको बोलते हैं अर्ध विराम। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार पाद चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं रेखा चिन्ह, ठीक है। रेखा चिन्ह बोला जाता है पाद चिन्ह को। अगला है, पाद बिंदु कौन सा है? अब देखिए, पाद बिंदु कौन सा होता है? ऐसे डैश, फिर डिवाइड का साइन, इस तरीके से जो बने होते हैं इनको बोला जाता है पाद बिंदु, ठीक है। किसी नाटक या एकांकी में अभिनय निर्देशों को रखा जाता है, तो इनको रखा जाता है कोष्टक चिन्ह के अंदर, ठीक है। किसी नाटक या एकांकी में जो अभिनय निर्देश होते हैं उनको रखा जाता है कोष्टकों के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। अगला है, लाघव चिन्ह के स्थान पर अन्य चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। जैसे लाघव चिन्ह होता है, जैसे हमने बताया ना डॉक्टर, हिंदी में या तो डॉक्टर ऐसे लिखें, तो उनके बाद ऐसे एक लाघव चिन्ह बना होता है, डॉट जैसा होता है लेकिन बीच में सर्कल टाइप का शेप बना होता है। तो इनके स्थान पर हम कौन से चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं? डॉट भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर लिखा, डॉक्टर के बाद हम डॉट भी लगा सकते हैं, या डॉक्टर लिखा उसके बाद लाघव चिन्ह ऐसे गोला भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ विराम चिन्ह है, इंपोर्टेंट विराम चिन्ह। अब टोटल हमने बताए थे ना 20 हैं कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, तो इन विराम चिन्हों को देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले देखिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप होता है ऐसे डंडा, ठीक है। अर्ध विराम होता है एक डॉट बना होगा, उसके नीचे ऐसे कॉमा लगा होगा। उसके बाद आता है अल्प विराम, अल्प विराम मतलब कॉमा। फिर आता है प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर आता है विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह, ठीक है, ऐसे बना होता है, फुल स्टॉप के नीचे एक डॉट लगा होता है। उसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को हम ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उद्धरण चिन्ह होते हैं, किसी विशेष वाक्य को लिखने के लिए इनका प्रयोग होता है। फिर आता है विवरण चिन्ह, किसी का विवरण कर रहे हैं तो ऐसे विसर्ग टाइप का लगा के फिर डैश लगाते हैं, ठीक है। अब अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम मतलब ऐसे विसर्ग टाइप के जो बने होते हैं दो। उसके बाद आता है योजक विराम मतलब हाइपन इसको बोला जाता है, ऐसे डैश टाइप का ही होता है ये भी, ठीक है। फिर कोष्टक होते हैं 3 प्रकार के, एक छोटा कोष्टक, फिर इसको बोला जाता है मझला कोष्टक, फिर ये बड़ा कोष्टक, ये आपने बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है।
फिर आता है तुल्यता सूचक, ठीक है। तुल्यता सूचक क्या होता है? तुल्यता सूचक होता है हमारा ऐसे बराबर, ठीक है। तुल्यता सूचक चिन्ह होता है जो इनको बोलते हैं इक्वल वाला, बराबर। फिर प्रतिशत चिन्ह होता है ऐसे परसेंटेज का, ठीक है। फिर आता है निर्देशक या डैश, ये डैश होता है। लाघव चिन्ह हम बात कर चुके हैं, ऐसे सर्कल। फिर लोप चिन्ह होता है जैसे डॉट 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 डॉट, फिर कॉमा, फिर प्लस प्लस प्लस, ये होते हैं लोप चिन्ह। फिर होते हैं हंसपद या त्रुटि बोधक भी इनको बोला जाता है, जो शब्द छूट जाते हैं उनको लिखने के लिए इस तरीके का एक पर्वत टाइप का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। फिर आता है रेखांकन चिन्ह, मतलब अंडरलाइन इसको बोला जाता है। नीचे यहाँ पर रिक्त स्थान भरिए में नीचे होता है ना जैसे अंडरलाइन, ठीक है, इसको अंडरलाइन बोला जाता है। फिर योग चिन्ह, योग चिन्ह मतलब प्लस। फिर समाप्ति सूचक इसको बोलते हैं ऐसे करके, एक डैश होगा, फिर बीच में होगा लाघव, फिर होगा डैश, ठीक है। डैश फिर लाघव फिर डैश, इसको बोलते हैं समाप्ति सूचक। हम किसी भी पैराग्राफ को लिख रहे हैं, किसी भी चीज को लिख रहे हैं, जब वो हमारी पूरी तरीके से ऐसे समाप्त हो जाती है तो उसके नीचे हम ऐसे डैश लगाते, फिर लाघव चिन्ह फिर डैश, ठीक है, ये होता है समाप्ति सूचक। अब देखिए लास्ट होता है हमारा पुनरुक्ति सूचक, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक ऐसे ही जो उद्धरण टाइप का होता है ना, ऐसे करके उद्धरण चिन्ह ऐसे वाला था, डबल डैश ऊपर करके, तो ये पुनरुक्ति सूचक होता है, दो उल्टे दो सुलटे ऐसे करके ना। तो ये 20 होते हैं कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्ह, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इनको हम देखते हैं। तो देखिए मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किसी भी मनोविकार सूचक शब्द हैं, वाक्यांश हैं, तो इन वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है? ये लगता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक, इनका प्रयोग होता है जब हम कोई मनोविकार सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं या वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, तो उस टाइम पर लगता है विस्मय बोधक, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला है जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे ऊपर लिखा जाता है? ऊपर ऐसे करके, जैसे यहाँ पर कुछ छूट गया तो इसके ऊपर ऐसे लगाकर फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हंसपद विराम चिन्ह, ठीक है, इसको बोला जाता है हंसपद विराम चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अब इसमें से आपको देखना है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होगा। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, जो छोटा सा डैश है इसको बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है। अब ये है हमारा अर्ध विराम, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये अर्ध विराम है, ये कॉमा, ये हमारा डॉट है, ठीक है, और ये हमारा फुल स्टॉप है। अगला है सुख दुख के बीच लगने वाला डैश चिन्ह है, जैसे सुख और दुख के बीच में जो चिन्ह लगाना है डैश, तो ये कौन सा चिन्ह होता है? इसको बोला जाता है हिंदी में योजक चिन्ह, ठीक है, डैश को बोला जाता है योजक चिन्ह। अगला है माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो माँ मेरा कल्याण करो में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारा कॉमा का, ठीक है। माँ मेरा कल्याण करो, इसमें लगेगा कॉमा। फिर इसके बाद आता है संयोजक चिन्ह, जिसको डैश बोलते हैं, इसको अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम से जाना जाता है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नाम से नहीं जाना जाता। संयोजक चिन्ह को योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। संयोजक या योजक चिन्ह जो होता है डैश। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह होगा? इसमें होगा हमारा कॉमा, ठीक है। अगला देखिए तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानने, ठीक है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानने इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा डबल डैश, ठीक है। डबल डैश मतलब इक्वल वाला साइन जो होता है इसको बोलते हैं तुल्यता सूचक, ठीक है। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इसमें कौन सा उचित विराम होगा? इसमें होगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तुम कब आओगे, मतलब उसके बाद लगेगा प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। फिर आएगा विवरण चिन्ह को पहचानिए, इसमें से विवरण चिन्ह को पहचानना है तो विवरण चिन्ह होता है ऐसे विसर्ग टाइप का, फिर एक डैश लगाते हैं ना, इसको विवरण करते हैं किसी चीज का तब लगाया जाता है। हंसपद किस विराम का एक और नाम है? तो हंसपद किस और एक विराम का नाम है? यह त्रुटि विराम, ठीक है। त्रुटि या हंसपद इसको बोला जाता है जब कोई वस्तु मतलब किसी वाक्य में कोई भी चीज छूट जाती है, ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है, वाक्य के अंत में होता है पूर्ण विराम का प्रयोग। अगला है निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, तो इनमें से पूर्ण विराम कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा डबल डैश, मतलब इस तरीके का जो इक्वल वाला साइन है, ये विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो ये विराम चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है? ये होता है तुल्यता सूचक, ठीक है, इसको बोलते हैं तुल्यता सूचक। अगला समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें, तो समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान क्या होगी? ये हो जाएगी हमारी जो मैंने बताया डैश, फिर कौन सा लाघव चिन्ह, फिर डैश, ठीक है, इस तरीके का जो साइन होगा इसको बोलते हैं समाप्ति सूचक। अगला क्वेश्चन है
श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्हों की संख्या है कामता प्रसाद के अनुसार 20। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इनमें से निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है जो हल्का सा डैश बना होता है, इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। किसी चीज का हम निर्देश करते हैं जब। अब देखिए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहां पर होता है हमारा पूर्ण विराम का। ठीक है, जब पूर्ण रूप से वो अपना क्या कर दे, वाक्य को खत्म कर दे, तो वहां पर लगता है पूर्ण विराम। विराम का अर्थ है, तो विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? जब संज्ञा की क्या होती है? द्विरुक्ति होती है, तो उस टाइम पे कौन सा चिन्ह होता है उनके बीच में? तो उस टाइम पे होता है हमारा योजक चिन्ह। ठीक है। संज्ञा की द्विरुक्ति मतलब बार बार जैसे आता है, जैसे हम बोलते हैं अंदर बाहर। ठीक है, अंदर बाहर, तो अंदर बाहर के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह मतलब डैश। ठीक है। तो ये थे गाइस आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने बात करी विराम चिन्ह की। और फाइनली आज हमारा हिंदी जो व्याकरण वाला पोर्शन है, हिंदी व्याकरण हमारा आज फाइनली कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे अकॉर्डिंग यूकेपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए 5 मार्च को। तो आज के बाद हम हिंदी की क्लासेस नहीं करेंगे, अब केवल 4 या 5 दिन बचे हैं। तो कल से हम जनरल साइंस और कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे जो हमारा शाम को 6 बजे आएगा। ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड देता हूँ। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। ठीक है। तो देखिए, अब हिंदी को आप लोग कंप्लीटली कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरी पूरी प्लेलिस्ट की वीडियोस नहीं देखी, आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है हिंदी व्याकरण करके। उसमें आपको 15 पूरे चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, जिसमें हमने अच्छे से पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरे थ्योरेटिकल पूरा हमने कंप्लीट करा है। ठीक है। तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।